हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आगे आने वाले DSSB पीआरटी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। First question is A, B, C, D, E, F, and G are seven coaches. Each one among them is a coach of a different game. The games are hockey, cricket, badminton, tennis, volleyball, basketball, and football, not necessarily in the same order. Each of them trains on one of the 7 days of the week from Monday to Sunday. Again, not necessarily in the same order. No two coaches train on the same day of a week. C trains badminton on Friday. So हमारे पास ना एक डेटा गिवन है जिसमें हमारे को 7 कोचेस बता रखे हैं। ठीक है, ABCD करके 7 कोचेस है हमारे पास और ये ट्रेनिंग देते हैं अलग अलग गेम्स की। और ये जो ट्रेनिंग दी जाती है ये वीक डेज में दी जाती है, मंडे टू संडे में। ठीक है, अब सबसे पहला डेटा हमारे को जो दे रखा है वो है सी ट्रेन्स बैडमिंटन ऑन फ्राइडे। जो सी है ना वो बैडमिंटन की ट्रेनिंग देता है फ्राइडे को। ओके, तो ये कंफर्म डेटा हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। आगे बी टीचर्स वॉलीबॉल। अब बी की ये कंफर्मेशन है कि बी जो है ना वो वॉलीबॉल की ट्रेनिंग देता है। ठीक है, बी टीचर्स वॉलीबॉल ऑन द प्रीवियस डे ऑफ द डे ऑन विच अ कोच ट्रेन्स हॉकी। बट इसकी डे की कंफर्मेशन नहीं है, बस इतना बता रखा है कि जिस दिन हॉकी की ट्रेनिंग दी जाएगी ना उससे प्रीवियस डे जो है बी वॉलीबॉल की ट्रेनिंग देता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी ट्रेन्स ऑन संडे बट डज नॉट ट्रेन क्रिकेट और टेनिस। आगे दे रखा है कि जी जो है वो संडे को ट्रेनिंग देता है, तो जी की कंफर्मेशन है डे की हमारे पास, ये संडे को ट्रेनिंग देता है। गेम की कंफर्मेशन नहीं है, बस ये बता रखा है कि क्रिकेट और टेनिस में से किसी भी चीज की वो ट्रेनिंग नहीं देता। आगे डी ट्रेन्स बास्केटबॉल ऑन द प्रीवियस डे ऑफ द डे ऑन विच एफ ट्रेन्स। डी जो है बास्केटबॉल की ट्रेनिंग देता है। अगेन डे कंफर्म नहीं है, बस इतना है कि जिस भी दिन एफ ट्रेनिंग देगा उसके प्रीवियस डे डी बास्केटबॉल की ट्रेनिंग दे रहा होगा। आगे है ए ट्रेन्स फुटबॉल ऑन ट्यूसडे। इसकी पूरी कंफर्मेशन है, ए फुटबॉल की ट्रेनिंग देता है ट्यूसडे को। ई डज नॉट ट्रेन टेनिस। ई जो है टेनिस की ट्रेनिंग नहीं देता। ऑन विच डे डज एफ ट्रेन। तो हमें बताना है कि कौन से दिन जो है एफ ट्रेनिंग देता है। ओके, तो ये जो भी हमारे पास डेटा कंफर्म था हमने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया डॉटेड से। ठीक है, अच्छा एक डेटा हमारे को यहाँ पे दे रखा था कि जो जी है ना, जी जी जो है ना ही तो वो क्रिकेट की ट्रेनिंग देता है ना ही वो टेनिस की ट्रेनिंग देता है, और ई भी जो है टेनिस की ट्रेनिंग नहीं देता है। और हमारे पास जो बी गेम्स का कॉलम है, गेम्स के कॉलम में हमारे पास 3 स्पेसेस खाली हैं, ई की, एफ की और जी की। करेक्ट, जिसमें से हमें ये पता है कि जी और ई दोनों ही जो है टेनिस की ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो बचा क्या, एफ। तो एफ से हमारे यहाँ पे कंफर्म हो गया कि जो एफ है वो टेनिस की ट्रेनिंग देगा। करेक्ट, एफ जो है वो टेनिस की ट्रेनिंग देगा। अब सिर्फ 2 बचे, एक जी और ई बचा। ठीक है, अब जी में हमारे को पता है कि वो क्रिकेट की ट्रेनिंग भी नहीं देगा, तो बचा हुआ कौन था, ई। तो ई देगा क्रिकेट की ट्रेनिंग और सिर्फ एक गेम बच गई थी हॉकी, तो हॉकी की ट्रेनिंग कौन देगा, जी। हमारा जो गेम्स का कॉलम है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। क्लियर। अब हम आते हैं डेज के कॉलम पर, कंप्लीट करते हैं। हमारे को ना ये बता रखा था कि जो बी है, बी टीचेस वॉलीबॉल ऑन द प्रीवियस डे ऑन विच अ कोच ट्रेन्स हॉकी, कि जिस दिन हॉकी की ट्रेनिंग दी जाएगी उसके प्रीवियस डे बी वॉलीबॉल की ट्रेनिंग देगा। अब हमारे को ये कंफर्म हो गया था कि जो जी है वो किसकी ट्रेनिंग दे रहा है, हॉकी की ट्रेनिंग दे रहा है, और वो किस दिन दे रहा है, संडे को। ठीक है, तो बी जो है वो वॉलीबॉल की ट्रेनिंग कब देगा, सैटरडे को देगा। तो यहाँ से हमारा ये भी कंफर्म हो गया डेटा। ठीक है, आगे आगे हमारे को दे रखा था कि डी ट्रेन्स बास्केटबॉल ऑन द प्रीवियस डे ऑफ द डे ऑन विच एफ ट्रेन्स, की जो डी है वो बास्केटबॉल की ट्रेनिंग कब देगा, प्रीवियस डे वाले दिन में जहाँ पे वो एफ की ट्रेनिंग चल रही होगी। ठीक है, अब हमारे पास ना सिर्फ 2 डेज बचे हैं जहाँ पे प्रीवियस डे की रिलेशनशिप बैठ रही है, दैट इज वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, प्रीवियस डे किस पे आएगा, डी पर आएगा, तो डी आ जाएगा वेडनेसडे और एफ आ जाएगा थर्सडे। और सिर्फ एक दिन बच गया, दैट इज मंडे, तो मंडे हम यहाँ पे ई पर प्लेस कर देंगे। तो हमारा डेटा ये पूरा बन जाएगा। पूछा गया था क्वेश्चन में कि किस दिन एफ ट्रेनिंग देता है, तो एफ जो है ट्रेनिंग दे रहा है थर्सडे को, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ओड लेटर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। तो हमारे को ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ओड है, कौन सा सबसे अलग है। ठीक है, तो देखो जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 में टी डब्ल्यू सेट दे रखा है। टी की पोजीशन होती है, अल्फाबेटिकल पोजीशन होती है 20। ठीक है, डब्ल्यू की होती है 23 और जेड की होती है 26। सिमिलरली ऑप्शन नंबर 2 जो कि है एफ आई एल, एफ की पोजीशन होती है 6। ठीक है, आई की पोजीशन होती है 9 और एल की पोजीशन होती है 12। हमने यहाँ पे जब पैटर्न ऑब्जर्व करा तो हमने ये देखा कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में टी था, तो जो फर्स्ट टर्म थी टी 20 थी, 20 के बाद डब्ल्यू जो कि 23 आया, मैंने 20+3 करके आया। फिर ऐसे 23 से 26 पर आए, तो 23+3 करके आए 26 पर। सिमिलरली यहाँ पर भी +3 हो रहा है, 6+3 करा 9 आ गया, 9+3 करा 12 आ गया। ठीक है, ऑप्शन 3 पर आते हैं, आर यू एक्स पर, आर कितना आता है 18 पर,
यू आता है 21 पर और एक्स की पोजीशन होती है 24 पर, ठीक है। तो 18 प्लस 3 करा 21 दैट इज यू आ रहा है, और 21 प्लस 3 करा 24 दैट इज एक्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन 3 में भी ये पैटर्न फॉलो कर गया। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 एलपीएस। एल की अल्फाबेटिकल पोजीशन आती है 12, ठीक है, और पी की आती है 16। तो यहाँ पे 12 प्लस 4 करने पर आ रहा है 16, और उसके बाद क्या दे रखा है एस, एस की 19 पोजीशन पे होता है, तो 16 प्लस 3 करने पर। बट हमने यहाँ पर देखा कि सभी ऑप्शंस में +3 हो रहा था दोनों बार, ठीक है ना। तो लेकिन लास्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है, पहले +4 हो रहा है फिर +3 हो रहा है। तो जो हमारा ओड वन ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आंसर 4, ऑप्शन 4 एलपीएस इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो मिसिंग टर्म को कंप्लीट करेगा। ओके, ठीक है। पहले देखते हैं, पहले दे रखे हैं हमारे को पी आर ए टी, ठीक है, इनकी ऑपोजिशन लिख लेते हैं। पी आता है 16 पर, आर आता है 18 पर, ए 1 पर और टी 20 पर। नेक्स्ट है यू एल एच सी, यू आता है 21 पर, एल आता है 12 पर, ठीक है, एच आता है 8 पर और सी आता है 3 पर, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा, नेक्स्ट अब देखते हैं जेड एफ ओ एल। जेड की पोजीशन है 26, एफ की है 6, ओ की 15 और एल की 12। ओके, तो जब हम यहाँ पे 16 से 21 पर गए कितना ऐड करा 5, फिर 21 से 26 पर गए कितना ऐड करा अगेन 5। यहाँ पे अगर हम देखें 18 से 12 पर गए हैं कितना माइनस करा 6, 12 से 6 पर गए कितना माइनस करा 6, ठीक है। आगे भी देखते हैं, आगे दे रखे हमारे को ई जेड वी वी यू, ई की पोजीशन होती है 5, 26 प्लस 5 करा ई पर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एफ, एफ होता है 26 पर, ठीक है, 6 माइनस करा तो 26 पोजीशन जेड पर आएगा। ओके, नेक्स्ट है वी, वी आता है 22। अच्छा, अब आगे की पोजीशन भी देखते हैं। पहला था यहाँ पे 1 था ए पर, एच था 8 पर, तो 1 प्लस 7 करा 8 आया, फिर 8 प्लस 7 करा 15 आ गया, 15 प्लस 7 करा 22 आ गया। ओके, तो मतलब जो फर्स्ट टर्म कैसे निकल रही है +5 करके, फिर उसके बाद +6 सॉरी -6 करके, -6 करके फिर क्या आ रहा है +7 करना है हमें, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे ई दे रखा है तो ई +5 करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि ई की पोजीशन क्या होती है 5, तो 5 + 5 कितना आएगा 10, 10 पर क्या होगा जे, ठीक है। फिर है -6 करना है, 26 -6 करेंगे कितना आ जाएगा 20, 20 पर क्या आता है टी, तो पहले आ जाएगा जे फिर आ जाएगा टी। आगे आगे क्या करना है हमने +7 करना है, तो 22 + 7 करेंगे तो ये आएगा थर्ड पोजीशन पर आएगा, क्योंकि 26 तक तो अल्फाबेट खत्म हो जाएंगे, फिर आगे 3 और रह जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड पोजीशन पे आएगा वो आएगा सी। एक ही ऑप्शन है जे टी सी से, वो है ऑप्शन 4, ठीक है। एक बार लास्ट वाला भी वेरीफाई करना है तो कर सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे टी से हम गए हैं सी पर 3 पोजीशन पर कितना प्लस करा 9, फिर 3 से 12 पर गए अगेन 9 ऐड करा, 12 से 21 पर गए अगेन 9 ऐड करा, तो 21 + 9 कर लेंगे, 21 + 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पे आ जाएगा, जो कि पोजीशन होती है डी। तो आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर 4, जे टी सी डी। स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और कंक्लूजन्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। ओके, तो सबसे पहले दे रखा है सम ए आर के, तो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाना है सम ए आर के। ओके, सम एम आर के बना दिया, ठीक है। नो एम इज जे, तो एम और जे की नेगेटिव रिलेशन दे रखी है कि नो एम इज जे। अब कंक्लूजन्स पर आते हैं। सम जे आर नॉट एम, करेक्ट है, क्योंकि एम की जे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। सम जे आर नॉट एम, ठीक है, तो कुछ जे भी जो है एम नहीं होंगे। नेक्स्ट है सम एम आर ए, एम और ए की कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दे रखी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है नो के इज ए, नो के इज ए भी अगेन फॉल्स है, क्योंकि ए का कुछ पार्ट जो है के में है, सम ए आर के क्वेश्चन में दे रखा है, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज फर्स्टली रोटेटेड बाय 194 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट इज रोटेटेड बाय 263 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक मिनट हैंड है क्लॉक का, उसको हम पहले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, रोटेट करते हैं 194 डिग्री के एंगल पर, फिर उसको दोबारा से रोटेट करा जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 263 डिग्री। नाउ इट इज रोटेटेड बाय 342 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके बाद उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे हैं 342 डिग्री। इट इज फाइनली रोटेटेड बाय 612 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और फाइनली हमने उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करी है 612 डिग्री से। नाउ मिनट हैंड इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, तो जो मिनट हैंड है ना अब वो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इट वाज फेसिंग इनिशियली, तो वो पहले किस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए ना हम पहले क्या करते हैं, हम पहले टोटल कैलकुलेट करते हैं कि टोटल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना रोटेट किया गया और टोटल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना रोटेट किया गया।
तो हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन पहले कैलकुलेट करते हैं। तो 194 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और एक है 612 डिग्री, तो दोनों को ऐड करेंगे टोटल कितना हो गया, 806 डिग्री जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को देखेंगे, टोटल कितना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया गया। तो एक तो ये रहा 263 डिग्री, ठीक है, और एक 342 डिग्री। तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 605 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ओवरऑल नेट इफेक्ट कितना होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ज्यादा है तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 806 माइनस 605 जो कि होगा 201 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया गया होगा। करेक्ट। तो अब हमें बताना है कि वो इनिशियली कौन से डायरेक्शन में था। ओके, क्योंकि अभी वो साउथ डायरेक्शन में है, यहाँ पर है इधर, तो साउथ डायरेक्शन से ना हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं 201 डिग्री। तो इसको जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 201 डिग्री मूव करेंगे तो ये इस पोजीशन पर आएगा, मतलब ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो था वो इनिशियल पोजीशन पर था। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। Height of 8 boys B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 are compared. Okay. Height of B3 will be the least और maximum. तो टोटल 8 बॉयज हैं जिनकी हाइट को कंपेयर किया गया है, और जो B3 है उसकी हाइट या तो सबसे लीस्ट होगी, सबसे कम होगी, या फिर सबसे मैक्सिमम, सबसे हाईएस्ट होगी। ठीक है। हाइट ऑफ B4 इज मोर देन B6, जो B4 है उसकी B6 से हाइट ज्यादा है। हाइट ऑफ B8, हाइट ऑफ B8 इज लेस देन ओनली 3 बॉयज। जो B8 है ना उसकी जो हाइट है वो सिर्फ 3 बॉयज मतलब 3 लड़कों से छोटी है। तो यहाँ से हम डेटा को शुरू कर सकते हैं। हम यहाँ पे 1, 2 और 3 तीन पोजीशंस को फिक्स करके यहाँ पे हमारे पास ये कंफर्म हो गया कि B8 तो इधर आएगा। ओके। हाइट ऑफ B2 इज मोर देन B1 बट लेस देन B8। जो B2 है उसकी हाइट B1 से तो ज्यादा है बट B8 से कम है। तो ये भी कंफर्म हो गया कि B2 कहीं ना कहीं B8 के नीचे ही आएगा। ठीक है। और जो B2 है उसकी हाइट B1 से बड़ी होगी, तो B1 B2 के कहीं ना कहीं नीचे आएगा। ओके। आगे है, इफ द हाइट ऑफ B4 इज लेस देन B1। अच्छा, ये भी कंफर्म हो गया कि जो B4 है ना उसकी हाइट B1 से कम है, तो वो भी B1 के नीचे ही आएगा। और क्वेश्चन में दे रखा था कि हाइट ऑफ B4 इज मोर देन B6, कि जो B4 है वो B6 से बड़ा है, तो B4 जो है B6 से भी बड़ा होगा। इस तरह से अब हमारे जो टोटल बॉयज थे कितने थे, 8 थे, जिसमें से 3 ऊपर हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये डेटा हमारा पूरा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर उसने बता रखा था कि जो हाइट ऑफ B2 है, हाइट ऑफ B2 इज लेस देन B3। जो B2 है वो कम होगा B3 से, तो B3 ऊपर ही आना चाहिए, और B3 अगर ऊपर आएगा तो वो मैक्सिमम होगा, इसलिए वो टॉप पर आ जाएगा। अब बचे कौन, B5 और B7। ठीक है। तो या तो यहाँ पर B5 और B7 होगा, करेक्ट, या फिर इस वाले पॉइंट पर B5 या फिर B7 होगा। तो जो हमारी अरेंजमेंट बनेगी फाइनल वो इस तरीके से बनेगी कि सबसे पहले टॉप पर कौन होगा, B3, फिर B5 और B7 इक्वल पोजीशन पर आ सकते हैं, फिर नेक्स्ट है B8, B2, B1, B4 और लास्ट में आएगा B6। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। होल्डिंग द गिवन पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब कैन बी मेड। तो हमें बताना है कि इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा क्यूब जो है बन सकते हैं। ओके। तो अगर हम यहाँ पे रूल लगाएं, क्योंकि ओपन क्यूब में क्या होता है, ऑल्टरनेट बेसिस पर ऑपोजिट फेसेस निकलते हैं। ठीक है। तो एल का जो ऑपोजिट होगा टी होगा, एम का ऑपोजिट 9 होगा, और के का ऑपोजिट क्या होगा, 7। ठीक है। तो ये ऑपोजिट होंगे, और जो दो ऑपोजिट फेसेस होते हैं ना वो कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। तो पहला क्यूब अगर हम देखें जिसमें क्या है, एल, 9 और टी, तो एल और टी साथ में आ रहे हैं, तो ये वाला क्यूब तो नहीं बन सकता। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप आ रहा है 7K9, 7K9। तो 7 और K जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए ये वाला क्यूब भी नहीं बन पाएगा। लास्ट आ रहा है MKT, MKT। तो ये तीनों ऑपोजिट में नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये वाला क्यूब बन सकता है। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ओनली थर्ड। Next question is, six boys J, K, L, M, N and P are sitting around a circular table facing towards the center. J is second to the left of P। तो हमारे पास 6 बॉयज दे रखे हैं, सर्कुलर टेबल में है, ठीक है, और टुवर्ड्स दी सेंटर फेस करके ये बैठे हैं। पहली लाइन हमारे को दे रखी है कि जो J है ना वो सेकंड बैठा है लेफ्ट ऑफ P के। तो लेट अस सपोज जो हमारा P है उसकी पोजीशन यहाँ पर है, तो उसके सेकंड लेफ्ट पर J की पोजीशन हो जाएगी। करेक्ट। आगे N इज द इमीडिएट नेबर ऑफ P एंड J, कि जो N है ना वो इमीडिएट नेबर आ रहा है P और J का, तो इनके बीच में N बैठ जाएगा। This means n is sitting between P and J. Okay. Next is K is second to the right of N, कि जो K है वो सेकंड पोजीशन पर बैठा है N के राइट से, तो N के राइट से यहाँ पर K हम बिठा देंगे। आगे L is to the immediate to the left of M। अब सिर्फ दो पोजीशंस बची हैं, ठीक है, उनमें L और M ही बैठेंगे, और ये बता रखा है कि जो L है वो इमीडिएट लेफ्ट पर बैठा है M के, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर M बैठेगा और M के इमीडिएट लेफ्ट पर L बैठेगा। करेक्ट।
आगे क्वेश्चन में पूछा है हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, कि जो एन है उसके थर्ड लेफ्ट पर कौन बैठा है। तो थर्ड लेफ्ट पर 1 2 3 यहाँ पर एल बैठा है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज टी इज 19 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ एल, कि जो टी है वो एल से वेस्ट पर डायरेक्शन पर है 19 किलोमीटर के। ओके, आगे आर इज 6 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ एल, कि जो आर है वो 6 किलोमीटर बैठा है टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ एल के। ठीक है, तो सपोज हमारा जो एल है ना वो यहाँ पर है। सपोज हमारा जो एल है वो यहाँ पर बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एल को बिठा दिया। करेक्ट। अब इसके टी इज 19 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ एल, तो इसके वेस्ट डायरेक्शन पे हम टी को प्लेस कर देंगे। यहाँ पे टी को प्लेस कर दिया और ये किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में 19 किलोमीटर के। और आर इज 6 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ एल, आर को हमने ईस्ट डायरेक्शन 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बिठा दिया। आगे एस इज 10 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ एल, तो इसके नॉर्थ डायरेक्शन में एस को हमने बिठा दिया और इसका डिस्टेंस कितना हो गया 10 किलोमीटर। इफ वी इज 18 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ एस, तो 18 किलोमीटर है ना साउथ डायरेक्शन में, जिसमें से 10 किलोमीटर तो यहाँ पे ऑलरेडी कवर्ड है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 8 किलोमीटर और बढ़ाएंगे और यहाँ पे इसको वी को बिठा देंगे। करेक्ट। देन इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज वी फ्रॉम आर, तो वी और आर के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है। तो ये ट्राइंगल बन रहा है जिसमें हमारे को बेस और हाइट पता चल गई है 8 और 6 की, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट इज 64 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 100। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10 किलोमीटर। तो आर और वी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया है 10 किलोमीटर का। अब डायरेक्शन बताना है, वी का रिलेशन बताना है आर से, तो वी जो है साउथ डायरेक्शन में है। करेक्ट। और इस डायरेक्शन को तरफ आ रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। सो करेक्ट आंसर होगा इसका सेकंड, ऑप्शन नंबर 2, साउथ वेस्ट 10 किलोमीटर। सो गाइस ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।